Video, I think I could not record the video. You have to note down the video is being recorded or not. Okay. So तो वेबर का जो बायोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन से थे? और ही प्रोवाइडेड दीज यू नो दी 6 प्रिंसिपल्स, ठीक है? Firstly, the division of labor. यानी कि jobs must be broken down into simple, routine, and well-defined tasks. Hierarchy of authority, positions are organized in a hierarchy with a clear chain of command. यानी कि अथॉरिटी जो है वो उसके दरमियान हायरार्की होनी चाहिए। यानी कि एक बंदा एक वर्कर है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके बाद जो है वो मैनेजर है, उसके बाद उसका सीनियर मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है। एक चेन ऑफ कमांड बननी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ठीक है, लोगों को, ताकि काम जो है वो हमें हर बंदे को पता होगा कि एक वो उसने किसको रिपोर्ट करना है और उसने किससे जो है वो काम लेना है, ठीक है। फिर उसने फार्मर सिलेक्शन की बात की कि लोगों को जॉब्स के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की बेस पे सिलेक्ट होना चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है कि देयर शुड बी सिस्टमेटिक रूल्स, रिटन रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ओके। एंड इम्पर्सनलिटी की बात यह है कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। जिस तरह हमारे पास होता है कि शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। एक कानून जो है वो एक बंदे के लिए अलग है तो दूसरे के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनलिटी हो, रूल्स शुड प्रिवेल नॉट द पीपल। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें ये देखना है कि जो काम है उसको हमने मद्देनजर रखना है, हमें लोग हमारे लिए अहम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मंजिल चाहिए, रहनुमा नहीं चाहिए, ऐसे ही है। तो और उसके बाद कैरियर ओरिएंटेशन की बात है कि वी हैव टू डेवलप द पीपल एंड वी हैव टू provide the job security and we have to take care of people's career, okay, and we have to provide the support and trainings and other feedback in order to develop their careers, okay. So these are the bureaucratic management rules. Then comes the quantitative approaches to management. And what is that quantitative approach? It is the utilization of mathematical and statistical knowledge into the management field. This was evolved in World War II when the logistics of military used the quality control so that they should know how the things are going on, and they use the mathematical and statistical solutions to support their management techniques, okay. So most prominent were the British and American military who used and who developed these techniques, okay, and they planned for the attacks and convoy size, bombing rates, etc., using mathematical and statistical information, okay. मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर मैंने एक नोट की चीज़ कि एक कमांडर ने जो है अपने एक ऑफिसर को कहा कि हमने ट्रक में जो है वो यहाँ से एम्यूनिशन जो है वो लेके जाना है, क्या नाम है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आप मुझे वर्कआउट करके देंगे हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप बताएं कितनी गाड़ियाँ चाहिए और कितना टाइम लगेगा, ये एक एम्यूनिशन डिपो जो है यहाँ से खाली करना है और किसी और जगह पे फिट करना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर एक डिपो है, उसमें कुछ एम्यूनिशन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप किस तरह मेजरमेंट करेंगे गाड़ियों की लोडिंग और अनलोडिंग के वजह से, किस तरह मेजरमेंट करेंगे, कौन सी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, तो थोड़ा आप बताएंगे मुझे। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जी तो क्वेश्चन रिपीट करना मतलब समझो सर तमारी गल। मिसाल के तौर पे एक डिपो है, उसके अंदर हथियार पड़े हुए हैं, एम्यूनिशन पड़ा हुआ है, मतलब एम्यूनिशन हथियार पड़े हुए हैं, वेपन पड़े हुए हैं, ठीक है, और उस वेपन को हमने शिफ्ट करना है गाड़ियों की मदद से, दूसरी जगह ट्रक्स की मदद से हमने दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ट्रक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने ट्रक्स चाहिए जो कि कानवाई की सूरत में जो है वो लेके जाएं, ठीक है। तो हमें उसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बताएंगे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सर मतलब जो आर्मी जो को आहे अदारो जो वेपन्स एंड गन्स आर्म ड्यूट्स वगैरह आहिनि, तो सर वो पहिरीं त पंहिंजी लोकेशन चॉइस कंदा, उन हिसाब सां ॾिसंदा केतिरा हथियार आहिनि,
जेकॾहिं हिकिड़ी ट्रक में अची सघे थो त प्रोटोकॉल जे हिसाब सां हुन अॻियां पोइ ॿ गाॾी ॾींदा आहियूं, हिकिड़ी ट्रक में चवनि कंदा। जेकॾहिं हिन खां वधीक सामान आहे त 2 ट्रक कंदा। जेकॾहिं हिकिड़े ट्रक जो सामान आहे, ॿी नंढी गाॾी जो सामान आहे, हिकिड़ी ट्रक ऐं हिकिड़ी शेज़र जे थ्रू, मतिलबु त पंहिंजी क्वांटिटी जे हिसाब सां गाॾी पंहिंजी हायर कंदा आहिनि ऐं हुन सां गॾु प्रोटोकॉल ॾेई खणी वेंदा। आई थिंक ये कीअं ख़बर पवंदी हिकिड़ी गाॾी में सामान ईंदो? अंदाज़ो आहे न सर। फॉर एग्जाम्पल हाणे हिकिड़े बॉक्स में 10 गन अचनि थियूं ऐं हिकिड़ी ट्रक में 50 बॉक्स लॻी सघनि था। ये पॉइंट, असल पॉइंट क्या है, आपने ये बताया कि एक जो है एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में कितनी गन्ने आएंगी, ये टोटल गन्स आपके पास कितनी है, उन गन्स के लिए बॉक्स कितने चाहिए, ठीक है। और एक बॉक्स की साइज क्या है और उस बॉक्स का वजन क्या है। फिर गाड़ी जो होगी, जो हमारे पास गाड़ियां अवेलेबल हैं, उन गाड़ियों की जो बॉडी है उसके अंदर कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। और उस गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये चीजें नोट करेंगे ना कि एक गाड़ी के अंदर आप बॉक्स लादने को तो आप पता नहीं कितने लाद लें, कितने आप उसके ऊपर लोड कर लें, ऐसे ही है। मैं गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे। फिर गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी से भी पहले आपने देखना है जिस रोड से उसने ट्रेवल करना है उस रोड की क्वालिटी क्या है, ठीक है। अगर आपने एक पक्के रोड से, ये पक्का रोड से आपने गाड़ी ले जानी है तो फिर तो आप ज्यादा वजनदार गाड़ी ले ही जा सकते हैं। यानी कि अगर एक गाड़ी जो है 2.5 टन की गाड़ी है और मिसाल के तौर पर वो से 100 kg या 200 kg जो है वो कोई भी गाड़ी है 200 kg वजन जो है वो उठा सकती है मिसाल के तौर पर, तो आप 200 kg वजन जो है उठा कर लेके जा सकते हैं। आया जो उसके ऊपर जो रोड की क्वालिटी है वो कौन सी है। अगर रोड कच्चा है और मट्टी वाला है और बारिशों की वजह से थोड़ा सा और गीला है तो वहां से तो आप इतने वजनदार गाड़ी नहीं गुजार सकते, ऐसा ही है ना। और फिर अगर रोड अगर सही भी है तो आगे से पुलें हैं, उन पुलों के ऊपर हमने देखना है कि वो जो पुल हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी उनकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना वजन सहार सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। पहले तो हमने वो मेजरमेंट करने हैं जी बॉक्सेस की, ठीक है। एक बॉक्स जो है अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है जिसका ये 8 फुट जो है वो उसकी चौड़ाई है या 7 फुट उसकी चौड़ाई है और उसकी 16 फुट उसकी जो है लंबाई है, ठीक है। तो 7 बाई 16 के अंदर जो है वो यानी कि 2.5 बाय 5 फुट के जो है बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, सही है। तो ये हमने क्या होगा कि ये हमें मेजरमेंट्स, डायरेक्शंस, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, टूल्स बनाने पड़ेंगे। हम उसके लिए वो चेक करेंगे कि कितनी चीज़ें हैं, फिर उसके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन में चाहिए। ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जी वो क्या किस तरीके से हम जो है वो काम बुनियादी तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई भी आप जो है वो काम अपना करते हैं तो उसके लिए जो आपको पहले उसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। मेजरमेंट करनी पड़ती हैं और उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस काम को लिए क्या कर सकते। तो ये जो मैनेजमेंट के अंदर फील्ड के अंदर जो एवोल्यूशन आया इन चीज़ों का, तो ये बाद में आया और जिसके अंदर उन्होंने मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टूल्स जो हैं यूज़ करना शुरू किए। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट का, पहले सिर्फ क्वालिटेटिव अप्रोच था। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, जस्ट जज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, यार ये लगता है कि ये सामान जो है वो इसी रंग है, ऐसे नहीं होगा। फिर आपने मेजर करना है कि ये क्या है। एक रूम के अंदर आप सामान लेने जाते हैं ना, तो आप एक रूम के अंदर सामान रखते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है रूम की साइज के हिसाब से ही आप लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप एक बेड ले लें और उसके बाद फिर किसी और चीज़ की जगह गुंजाइश ना रहे। भाई आपने सामान लिया है तो बेड आपको कुछ साइज का चाहिए होगा, ठीक है। कितने लोग, क्योंकि आप जितना भी सामान लें ये है कि आपने आपके रूम के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, फिर उसके लिए हम मेजरमेंट करते हैं साइज की और हर चीज़ की, ठीक है। फिर इस हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद एक और फील्ड जो कि इवॉल्व हुई और उसका जो है वो ज़्यादातर कांसेप्ट क्या है उसका बुनियादी तौर पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप उसको देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, वो कहते हैं कि आपने मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो जितनी भी, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच विच कंसीडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। जो कोई भी आप फैसला लेते हैं उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने
मद्देनजर रखना है और उसको अपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं? स्टेक होल्डर्स मीन कि एनी पीपल हु हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एक स्कूल है, एक कैंपस है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? स्टूडेंट हैं, उनके टीचर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उनके पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, और उसके अलावा मीडिया है, उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, और उसके अलावा जो है वो समाजी तौर पर जो एजुकेशन की फील्ड पे काम करने वाले जो लोग हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के भी 6 जो हैं वो बुनियादी तौर पर इसके प्रिंसिपल्स हैं। इंटेंस फोकस ऑन कस्टमर, कंसर्न फॉर continuous improvement, process focus, improvement in quality of everything the organization does, accurate measurements and empowerment of employees. Intense focus on customers. Total quality management considers that whatsoever you have to produce for the customer. So you have to focus on the customers, what are their interests, what they want to purchase, and what are their preferences. Okay, so in order to take any production decision, you have to consider the interest and you know the preferences of customers. Okay, those customers might be internal customer, and those customers might be the external customers. Concern for continuous improvement. Okay, so he said that quality management is a continuous process. You never satisfied with a particular state of thing permanently. ठीक है, आज एक चीज आपको पसंद आती है, कल उसी स्टेट में आपको वो चीज पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं. सो यू हैव टू improve yourself continuously. ठीक है, you don't need to stop anywhere. So process focus से मुराद के दो अप्रोचेस हैं, प्रोसेस अप्रोच, दूसरा प्रोडक्ट अप्रोच और आउटकम अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच में क्या करते हैं कि आप चीज़ों को उसी वक्त करेक्ट करते हैं जब हो रही हैं, कोई काम हो रहा है उसी वक्त आप देखते हैं. ये नहीं काम हो जाए उसके बाद आप चेक करें, तो उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है इम्प्रूवमेंट का. ठीक है, वंस द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट सामने आता है तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है. इसलिए आप प्रोसेस बेस्ड जब प्रोडक्शन हो रही है, कोई काम हो रहा है, उस वक्त आप चेक करते हैं. उसके बाद यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज. यानी कि आप कोई भी काम है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, और आर्जी हो या परमानेंट हो, ठीक है, हर काम को आपने उसके अंदर क्वालिटी को देखना है. यानी आप देखें कि एक एक चीज, यानी आपका एक गार्ड जो है, जो बाहर बैठा है, वो एक आपके कस्टमर्स को किस तरह डील कर रहा है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. एक प्रोडक्ट आपकी बनती कैसे है, पैकेज कैसे होती है, बाहर कैसे जाती है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट होती है. आपका एम्प्लॉय जो फोन आंसर करते हैं, तो उनको जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो भी मैटर करता है. तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं या कहते नहीं यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात नहीं, हर छोटी से छोटी बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है, यानी माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ती है. एक्यूरेट मेजरमेंट, उसमें यह है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकें, चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से मेजर करके और फिर उसके बाद ही आप चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर टूल है, इक्विपमेंट है, तो आपने उसकी जो है वो मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा आपको अंदाज होगा. ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हैं और जहाँ भी उसके लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने उसके लिए प्रॉपर जो है वो क्वान्टिफाइड मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी, ना कि जस्ट क्वालिटेटिव जजमेंट से काम चलाएं. एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज, यानी कि मैंने जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें अख्तियारात देने हैं, उन्हें ऑटोनॉमी देनी है, उन्हें पावर्स देने हैं, उन्हें फंडिंग देनी है, उन्हें सपोर्ट, उन्हें गाड़ियाँ देनी है, उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्स देनी है, ताकि वो अपनी आज़ादी से अपना काम जो है वो कर सकें, अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर सकें. Then comes a field of OB, the organizational behavior. It is very important to know that the organizational behavior is a particular field which understands and studies the individual behavior in the organization in relation to groups and the organization structure. Okay? So we all know that the human resources are much more important in the organization, because these are the people, these are the resources who handle other physical and non-physical resources. Yeah.
तो उसमें जो अर्ली एडवोकेट्स थे ओबी के वो कौन से थे? रॉबर्ट ओवन हैं, वो ये हैं, उसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट हैं और चेस्टर ब्राउन हैं। इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज जो है आपको पेश की हैं, आप उसको देख लें। उसके बाद हेथरोन स्टडीज की हम बात करते हैं, और इट इज द सीरीज ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फ्रॉम 1924 to 1932। ये एक यूनिवर्सिटी है और उसने सॉरी एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, उसके अंदर जो है एक रिसर्च कंडक्ट की थी 1924 से 1932 तक। उसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद उन्होंने चीज़ों को देखा था। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कौन सा किया था? दे वांटेड टू सी कि व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ द लाइटिंग। ओके, मिसाल के तौर पर उन्होंने लाइटिंग को मैनिपुलेट किया, और लाइटिंग को मैनिपुलेट करते हुए उन्होंने ये चेक किया कि किस तरीके से जो है वो लोगों की प्रोडक्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, उन्होंने इस तरह किया कि कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जहाँ जिन लोगों को उन्होंने उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से गुजारा, और कंट्रोल ग्रुप वो है जिन लोगों को उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से नहीं गुजारा। ठीक है, यानी उनकी लाइटिंग लेवल चेंज नहीं की, उनको प्रीवियस स्टेट पे ही काम करने दिया। उस एक्सपेरिमेंट में फाइंडिंग क्या है? उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई जब उन्होंने वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो मतलब इम्प्रूव नहीं हुई हैं या एडवर्स हैं। ठीक है, और इंसेंटिव प्लान जो है, और उन्होंने आप जो है वो उसका द इफेक्ट्स ऑफ इंसेंटिव प्लान वाज लेस देन ग्रुप प्रेशर, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी। तो उन्होंने ये भी देखा कि देयर वाज नो एनी was very less effect of incentive plans, but more the effect was imposed by group pressure, level of acceptance and job security। ठीक है, मिसाल के तौर पर और बहुत से फैक्टर उन्होंने कहे। आमतौर पर लोग कहते थे नहीं इंसेंटिव दो, पहले जो जिस तरह की बातें थी कि इंसेंटिव दो और ये चीज़ें दो तो फिर लोग जो बेहतर तरीके से काम करते हैं, या इन्वायरमेंट बेहतर हो तो लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं। मगर इन्होंने कहा नहीं है, तो सिर्फ इन्वायरमेंट या इंसेंटिव प्लान जो है वो मैच नहीं करते, मगर लोगों के अंदर जो है उनके एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। या एक ग्रुप के अंदर जो है बंदे जब काम करते हैं तो ग्रुप के जो नार्म्स हैं वो भी असरअंदाज होती हैं एक दूसरे के बिहेवियर्स का ऊपर, और जॉब सिक्योरिटी जो है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो लिहाजा रिसर्च कंक्लूड क्या हुए कि सोशल नॉर्म्स, ग्रुप स्टैंडर्ड्स एंड एटीट्यूड्स मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल आउटपुट एंड वर्क बिहेवियर देन डू मॉनिटरी इंसेंटिव्स। कि मॉनिटरी इंसेंटिव इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा सोशल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टडीज से इन्होंने ओबी की फील्ड को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो शेप दी कि हमें जो है वो पहले जो जिस तरह अगर आप कहते हैं मशीनी अंदाज में हम सोच रहे हैं कि जी लोग भी शायद मशीनें हैं कि उनको ऑयल ग्रीस दो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करती है और नहीं दो तो नहीं करती। ऐसा नहीं है, ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट मशीन, ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड they can feel, they can understand things, they can have a commitment, they can have a love and hate emotions। ठीक है, तो उनको आपने इस तरीके से डील करना है कि वो अपनी अंदर की जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करें ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस आपको दे सकें। ठीक है, लेकिन उनका जो अपना बिहेवियर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हर वक्त पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर वक्त जो इन्वायरमेंट है उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देखेंगे कि बाज़ लोग जो हैं वो इंतहाई दगरगुं हालात में भी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मिशन है वो उन्हें नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिस काज के लिए काम करते हैं उसकी वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो फिर एक प्रेशर जो है सोशल प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, तो इस वजह से वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। आप देखें कि जो पोलियो वर्कर्स हैं वो किन मुश्किल हालात में जाकर वो हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ अपनी सिंपल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं? मगर नहीं, वो समझते हैं कि एक जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, उसके अलावा वो ये समझते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से उनका एक मिशन है जो उनके लिए सपोर्ट करता है। So then comes actually the system approach, which considers organization are an open system, okay,
And system approach thinks that organization work like a system where inputs are processed and transformed into particular outputs. Okay, जैसा कंप्यूटर की आप कहते हैं एज सिस्टम के एक इनपुट देते हैं, आगे प्रोसेसिंग होती है और उसके आगे जाके कोई आउटपुट जो है हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, मगर एक एनवायरनमेंट के लूप के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप समझें कि असरअंदाज होती हैं और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके ऊपर जरूर असरअंदाज होते हैं, मगर क्या है कि इनपुट्स और एक प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट की शक्ल लेती हैं और आउटपुट की जो फीडबैक है वो इनपुट को के ऊपर असरअंदाज होता है, उनको इम्प्रूव करता है या उनको वैलिडेट करता है या उनको अपडेट करता है। इनपुट में कौन सी चीजें आ जाती हैं? इनपुट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की या मुख्तलिफ कंडीशन की हो सकती हैं। इनपुट रॉ मटेरियल की सूरत में होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए कुछ जिस तरह कपड़ा बनता है तो उसके लिए कपास जो है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। चेयर है उसके लिए लकड़ी है या प्लास्टिक है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इक्विपमेंट बनता है तो उसके लिए जो रॉ आयरन है वो आयरन और जिसको कहते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे स्किल्स जो हैं और इवन लोग एज ए होल वो भी एक इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग टाइम, उनके पैटर्न, उनकी फिजिकल एबिलिटीज, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, these function as a resource and as an input into any process. Then capital क्या है? इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, रोड रास्ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैपिटल में आ जाते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, यूज ऑफ द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो और ये इस्तेमाल होते हैं। इंफॉर्मेशन, नॉलेज इस्तेमाल होती है, नॉलेज शेयर होती है। जिस तरह हम ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5-7 चीजें हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि क्या है, इनपुट है, सॉरी। और देन ये these inputs are transformed into a process, through a process. Okay, how what are the process? The process is the set of the activities which are connected together. Okay, so how these inputs are transformed into a particular process, like if human resource is an input, so what do? They perform certain activities, implies activities, management activities, technological and operational methods. Okay, these are the processes. यानी लोग भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट काम कर रही है, मशीनें काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये प्रोसेस है जो इस इनपुट को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने जो जिनिंग मशीन की मिसाल ले लें तो जिनिंग मशीन में कौन है? मशीनरी तो इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है, आपने प्लांट लगा दिया, ये आपको कैपिटल को जाहिर कर रहा है। सारी मशीनरी है, बिल्डिंग है, रोड रास्ते हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। लोग आते हैं, मशीनरी को ऑन करते हैं, मैनेजर्स आते हैं, उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। आप प्रॉपर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी उस मशीनरी को मॉनिटर करने में यूज करती है। आपने सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं जिससे आप मॉनिटर कर रहे हैं कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। आपने इस तरह की जो है वो कुछ टूल्स लगाए हुए हैं, फिट किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर फिट किए हुए हैं जो बताते हैं कि मशीन गर्म हो गई है, आप उसको बंद कर दें। जो बताते हैं इस मशीन जो है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है या एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा हीटअप हो गया है। आप बताते हैं डस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रही है, आपको बताता है कोई भी किस्म की जो है वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मशीनें आपको सपोर्ट कर रही हैं। उससे आप क्या कर रहे हैं? आप उस इनपुट को प्रोसेस करके चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बन रही है, सर्विसेज बन रही है। प्रोडक्ट और सर्विस में क्या फ़र्क है? प्रोडक्ट वो है जो कि एक चीज़ नज़र आ जाए हमारे पास, जो चीज़ सामने आ जाए उसको प्रोडक्ट कहते हैं। वो चीज़ जिसको टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो सर्विसेज वो हैं जो कि आप सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को इंफॉर्मेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। ठीक है, और वो एक प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तो ये आपकी सर्विसेज हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपकी सर्विस सेल्स बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट भी यूज हो रही है, इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट भी यूज हो रही है। आपको इंफॉर्मेशन क्रिएट भी हो रही है, आपको पता चलता है, आप गलती करते हैं पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि जिसका आउटपुट ना हो। आप गलती भी कर लेते हैं ना, वो भी आपको बताती है कि गलती हो गई है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन आपके एडअप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद
ह्यूमन रिजल्ट्स आती है, ह्यूमन रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मिसाल के तौर पर लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का एक सिस्टम है जिसको हम, तो सिस्टम अप्रोच के क्या फायदे हैं जी, कि आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो के जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत काम करते हैं। सिस्टम अप्रोच हमें ये बताती है कि कोई भी चीज स्टैंड अलोन नहीं है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई किसी से अलग थलग नहीं है। बात समझ आ रही है? उसके बाद हम क्या देखते हैं, कंटीजेंसी अप्रोच है। कंटीजेंसी अप्रोच बताती है कि चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं किसी न किसी और चीज के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर सिचुएशनल अप्रोच है, थिंग्स वेरी विद रिगार्ड टू सिचुएशन, ये अगर खत्म हो गया दोबारा हम ज्वाइन करेंगे।